अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अगर हम मार्स पर रोवर को भेजते हैं तो सबसे ज़्यादा अपनी कौन सी बॉडी पार्ट्स वो इस्तेमाल करेगा? आपने थोड़ी देर सोचना है और फिर मुझे बताना है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा रोवर अपने पहियों को इस्तेमाल में लाएगा, क्योंकि उसने जितना भी ट्रैवल करना है उसके पहिए, उसके व्हील्स उसके साथ काम करेंगे। इसी तरीके से जब हम चांद पर रोवर्स को भेजते हैं, मैन व्हीकल्स को भेजते हैं, तो वहाँ पर भी पहियों ने बहुत ज़्यादा काम करना होता है और पहियों पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। नासा बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रही है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसके साथ कई और वीडियोस आएंगी जो सिर्फ रोवर्स के पहियों को डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पहियों में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और फिर हमने उनको किस तरीके से हैंडल किया। लेकिन सबसे पहले चलते हैं हम चांद पर। और अगर हम चांद पर गए हैं और हमने रबर के पहिए इस्तेमाल किए तो हमें क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं। आपकी गाड़ी में जो पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, अगर हम वो चांद पर लेके जाते हैं एक रोवर में, तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। चलें इस चीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। रबर के पहियों में आपने एक ख़ास बात देखी होगी कि सर्दियों में इन पहियों में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। उस फैक्ट्री में जहाँ पर मैं काम करता हूँ, वहाँ पर भी जो चीज़ें रबर की बनी होती हैं वो सर्दियों में उनका फेलियर रेट्स बहुत बढ़ जाते हैं। और उसकी वजह यह है कि रबर सर्दियों में आहिस्ता आहिस्ता रिजिड होना शुरू हो जाती है, सख्त होना शुरू हो जाती है। अगर चांद के टेम्परेचर्स हम देखें तो दिन में 100 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है और रात में -173 -173 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पर रबर बिल्कुल ग्लास की तरह हो जाती है। वो ग्लास की तरह आराम से टूट सकती है, जिस तरीके से ग्लास को तोड़ा जा सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है और हार्श टेम्परेचर्स होते हैं, वहाँ पर रबर काम नहीं कर सकती। यही सूरत हाल मार्स के साथ है। लेकिन उसके साथ साथ चांद पर रेडिएशंस डायरेक्टली आती हैं सूरज की। यूवी रेडिएशंस रबर को बहुत ज़्यादा डिग्रेड करती हैं, रिसर्च हमें ये बताती है। तो अगर आप चांद पर गए तो वहाँ पर भी रबर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। इसी तरीके से रबर बहुत बड़े रोवर्स का वज़न नहीं उठा सकती। चांद पर भेजे जाने वाले रोवर्स का वज़न 450 केजी के करीब था, लेकिन जब हमने क्यूरोसिटी को मार्स पर भेजा तो उसका वज़न 900 केजी था। और इसी तरीके से अब 1 टन से ज़्यादा वज़न के रोवर्स हम मार्स पर भेज रहे हैं। तो जैसे जैसे रोवर का वज़न बढ़ेगा, रबर के पहियों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकेंगे। रबर में हम अमूमन हवा भरते हैं, लेकिन क्या आप गैस से भरे हुए रबर के पहिए चांद पर इस्तेमाल कर सकते हैं? गैस टेम्परेचर वेरिएशंस में एक्सपेंड करती है या कंप्रेस होती है। तो जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो गैस बहुत ज़्यादा फैलेगी, और जब टेम्परेचर -173 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो गैस कंप्रेस होगी। इसलिए आपके पहिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होंगे। कभी तो वो पिचके होंगे और कभी वो बहुत ज़्यादा फूल चुके होंगे। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मार्स की जो ट्रेन है, मार्स की जो सतह है, वो बहुत ज़्यादा सख्त है। कई रॉक्स इतनी ज़्यादा तीखी होती हैं कि उनको शार्क्स टीथ कहा जाता है। डस्टी सतह भी होती है, रेत भी होती है, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा सख्त और शार्प रॉक्स मौजूद होती हैं। उनके ऊपर से पहियों को जाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से अगर आप चांद पर जाएं तो वहाँ पर आपको डस्ट बहुत मिलती है, डस्ट में पहिए फंस सकते हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है, हमने पहियों को डिज़ाइन करना है। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस किस्म के पहिए गाड़ियों में, स्पेस व्हीकल्स में इस्तेमाल हुए। तो सबसे पहले रशिया की एक स्पेस व्हीकल की तरफ चलते हैं जिसका नाम था लुनोखोर। मैं आपको यहाँ पर इसकी एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 4 पहिए एक तरफ लगे हैं और 4 पहिए एक तरफ लगे। इन पहियों में रबर नहीं इस्तेमाल हुई। यहाँ पर आपको वायर्स और मैश नज़र आ रही है। तो रशियंस ने रबर का इस्तेमाल नहीं किया अपने चांद व्हीकल्स में। लेकिन जब नासा ने अपनी व्हीकल्स चांद पर भेजी, तो यहाँ पर जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तो इसकी ज़मीन पर ली गई तस्वीर है, लेकिन इसमें रबर के पहिए इस्तेमाल किए। बाहर की सतह रबर की थी, जबकि इसके अंदर नाइट्रोजन फिल की गई थी। इस वजह से नासा को बहुत सी प्रॉब्लम्स आई।
चांद पर जब ये व्हीकल मूव कर रही थी तो वहाँ पर डस्ट में ये कई मरतबा फंसी और फिर इसके साथ टेम्परेचर वेरिएशंस जो आई, उससे नासा ने बहुत कुछ सीखा। नासा ने ये भी सीखा कि हम बहुत ज़्यादा हैवी वेट जो हमारे रोवर्स हैं उनके लिए ये पहिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके साथ साथ गैस की एक्सपेंशन और कंप्रेशन, रात को गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती थी और दिन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाती थी। उन्होंने इस चीज़ को भी नोट किया और उसके साथ उन्होंने अपने अगले जाने वाले रोवर्स में, अगले जाने वाले मिशंस में, अपोलो की सीरीज़ में इन पहियों को बदल दिया और उनकी जगह उन्होंने अब एयरलेस ट्यूब यानी ऐसे पहिए लेके आए जिसमें हवा नहीं भरी जाती थी, बल्कि उनमें मैश लगी होती थी, जाली लगी होती थी। आप यहाँ पर एक पहिए की तस्वीर देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा मेटेलिक मैश के साथ बना हुआ पहिया है। इसमें ना तो रबर इस्तेमाल हो रही है और ना ही किसी किस्म की गैस इस्तेमाल हो रही है। इस पहिए को इस वजह से इतना ज़्यादा बनाया गया ताकि हम चाँद की सतह पर 100 से 1000 मील तक जा सकें। तो इसकी जो लाइफ है वो 1000 मील तक है। और यहाँ पर यह भी बता दूँ, मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे रोवर्स का आहिस्ता आहिस्ता वज़न बढ़ता जा रहा है और उस वजह से हमें अच्छे मजबूत पहिए चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक और डिज़ाइन दिखाता हूँ जो कि मुस्तकबिल का डिज़ाइन है और इसमें हम मैश की बजाय वायर्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। हम वायर्स स्पेशल किस्म की करेंगे, लेकिन बीच में हमने स्प्रिंग्स का भी इस्तेमाल किया। जब हम स्प्रिंग्स के ज़रिए पहियों को बनाते थे तो वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते थे। वो जब जाते थे तो वो रॉक्स के ऊपर आसानी से चढ़ सकते थे। एक पहिए में 800 स्प्रिंग्स लगाए जाते थे और फिर उनको टेस्ट किया जाता था एक फैसिलिटी में जो कि नासा की अपनी फैसिलिटी है, उसे स्लोप लैब कहते हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि स्प्रिंग्स के जितने भी टेस्ट किए गए उनमें पता चला कि स्प्रिंग्स ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं सिंपल वायर से, मेटालिक वायर से, और उनके टेस्ट रिजल्ट्स बहुत ज़बरदस्त आए। लेकिन इंसान यहीं पर नहीं रुका। सिर्फ स्प्रिंग्स के ज़रिए हमने पहिए नहीं बनाने, बल्कि हमने ऐसे पहिए बनाने हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकें और जैसे ही वो किसी रॉक के ऊपर से जाएं तो अपनी शक्ल दोबारा रिटेन कर सकें। उनके पहियों में किसी किस्म की वक्त के साथ चेंज ना आए, तोड़ फोड़ ना हो, जो कि इस वक्त हो चुका है क्यूरोसिटी में। क्यूरोसिटी में पहिए डैमेज हो चुके हैं, तो हमने इस चीज़ से बचना है क्योंकि क्यूरोसिटी अकेला $1 बिलियन प्रोजेक्ट है और उसके लिए हम एक ख़ास किस्म का एलॉय इस्तेमाल करने लगे हैं। ये एलॉय आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है और बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। इसे कहा जाता है शेप मेमोरी एलॉय। अगर मैं आपको बताऊं, ये एलॉय निकल और टाइटेनियम से मिलकर बनता है और इसे नेटिनॉल कहा जाता है और इसकी वायर्स इस्तेमाल करेंगे हम मुस्तकबिल के टायरों के लिए। लेकिन इस एलॉय का फ़ायदा क्या है? ये ऐसा एलॉय है जो कि अपनी पुरानी शक्ल याद रखता है। मसलन आपने एक रबर ली और उसको तोड़ दिया, उसको मरोड़ दिया, फ्लेक्सिबल रबर, उसको मुख्तलिफ शेप दे दी और उसके बाद अचानक वो रबर दोबारा अपनी असली शेप में आ जाए जो कि उसकी पुरानी शेप थी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये कैसे, क्या इसको याद रही है, इसके पास मेमोरी है कि इसकी पुरानी या ओरिजिनल शेप क्या थी। बिल्कुल इसी तरीके से ये एलॉय काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही इन एलॉय को, इसकी वायर को हम स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद उसको फ्लेम दिखाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी पुरानी शेप में आ जाएगी। अगर आप इस फूल की तरफ देखें तो ये इस वक्त फूल बंद हुआ हुआ है, लेकिन मैं इसको हीट देता हूँ, मैं एक ब्लोअर चलाता हूँ, इसको हीट मिलेगी और जब इसको हीट मिलेगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी शेप बदलना शुरू कर देगा और ये खुल जाएगा। और जब आप फिर ब्लोअर को बंद कर देंगे तो ये पहले वाली शेप में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि हीट देने से इसकी शेप बदल जाती है और इसको अपनी पुरानी शेप याद रहती है। इसकी एक एप्लीकेशन मैं आपको मार्स पर बता देता हूँ। मार्स पर हमने अगर किसी चट्टान को, किसी रॉक को, किसी पत्थर को तोड़ना है ताकि उसमें से सैंपल लिया जा सके, तो वहाँ पर हम एक्सप्लोजन नहीं लेके जा सकते। तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, अभी तो हम ड्रिल करते हैं, लेकिन फ्यूचर में ड्रिल के साथ साथ हम एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले हैं। हम एक रॉक में छोटा सा ड्रिल करेंगे और उसके अंदर एक एलॉय, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, वो डाल देंगे। आपको यहाँ पर एलॉय का, नेटेनॉल का एक प्लग नज़र आ रहा है और इसमें 2 वायर्स जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो इस वक्त हमने इसको कंप्रेस किया हुआ है, लेकिन इसको याद है कि इसकी पुरानी शेप में इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने इसको कंप्रेस कर दिया
और उसके बाद जब हम इसको रॉक में डालेंगे और हीट अप्लाई करेंगे तो ये अपनी पुरानी शेप की तरफ आएगा, यानी कि ये एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा और रॉक टूट जाएगी। इस तरीके से बहुत से एक्सपेरिमेंट हम दुनिया में अपनी ज़मीन पर कर चुके हैं, नासा कर चुकी है, और फ्यूचर में इस टेक्नोलॉजी को भी रोवर में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे साइंस को समझने के लिए आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ पता होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। तो अगर आपने एक स्ट्रेचेबल रबर ली है, एक रबर बैंड लिया है और उसको आपने खींचना शुरू किया, तो जब आपने नहीं खींचा उस वक्त आप ओरिजिन पर हैं जहाँ पर ओ लिखा हुआ है या ज़ीरो लिखा हुआ। लेकिन जब उस पर आप स्ट्रेस देंगे, उसको खींचना शुरू करेंगे, तो उसकी शक्ल भी बदलना शुरू हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर वो रीजन भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर हुक्स लॉ ओबे होगा। हुक्स लॉ के बारे में अगर आप नहीं जानते तो आप तख्ती पर, आप यूट्यूब पर तख्ती लिखें और हुक्स लॉ लिखें तो आपको उसकी एनिमेशंस और वीडियोज़ मिल जाएंगी। लेकिन जब हम यील्ड पॉइंट से ज़्यादा उसको स्ट्रेस कर देंगे, मैं उसको खींचता जा रहा हूँ, तो अब उस रबर को मैं छोड़ूंगा तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में नहीं आएगा, वो अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा। लेकिन अगर यील्ड पॉइंट्स के आगे भी मैं उसको खींचता जाता हूँ तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो फ्रैक्चर हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी मटेरियल को उसके यील्ड पॉइंट से आगे स्ट्रेच करते हैं, उस पर स्ट्रेस देते हैं, तो वो वापस अपनी शक्ल को रिटेन नहीं कर सकता, वापस अपनी शक्ल नहीं संभाल कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको इसी ग्राफ के ज़रिए बताता हूँ कि मेमोरी शेप अलॉयज़ कैसे काम करते हैं। 3 किस्म के मेमोरी शेप अलॉयज़ होते हैं, उनकी वर्किंग फिनोमिना मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो आपने सबसे पहले लेफ़्ट साइड का ग्राफ देखना है। ये वो मेमोरी शेप अलॉय है या शेप मेमोरी अलॉय है जो कि हीट से ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। जो बीच वाला है वो स्ट्रेस से ट्रांसफॉर्मेशन लेता है और जो आखिरी वाला है राइट साइड पर वो मैग्नेटिक फील्ड से ट्रांसफॉर्मेशन लेता है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट साइड वाला मेमोरी अलॉय डिस्कस करने जा रहे हैं और आप देखें कि आपने 1 पॉइंट, जो पॉइंट 1 है ओरिजिन है, वहाँ पर इस अलॉय को लिया और इसको खींचना शुरू कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर स्ट्रेस बढ़ता गया और हम पॉइंट 2 पर चले गए जो कि इसके यील्ड पॉइंट से बहुत आगे। इसका मतलब ये है कि अब इस अलॉय को अगर मैं छोड़ूंगा अभी तो ये अपनी ओरिजिनल शक्ल पे नहीं आएगा, ये 1 पर नहीं आएगा, बल्कि इसकी शक्ल में डिफॉर्मेशन होगी, ये अपनी शक्ल बदल देगा और 3 नंबर पर आ जाएगा। जब ये 3 पॉइंट पर आएगा तो हमने तो इसको वापस लेके आना है और हमें पता है कि ये एक शेप मेमोरी अलॉय है, तो हम इसको हीट करेंगे। जब हम हीट करेंगे तो इस पर ऐसा इफेक्ट आएगा जैसे इसको कंप्रेस किया जा रहा है। हीट करने से ये आप देख सकते हैं कि पर 0 नंबर पॉइंट पर, यहाँ पर 0 लिखा गया, 0 नंबर पॉइंट पे आ जाएगा। और उसके बाद जब हम इसको हीट करना छोड़ेंगे तो ये कूलिंग के फेज से गुजरेगा और दोबारा उसी शक्ल को इख्तियार कर लेगा जिससे हमने ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। इसके ग्राफ से आपको इसके सारे सीक्वेंस मालूम हो जाने चाहिए। तो इसके लिए ज़रूरी है, ऐसे अलॉय के लिए ज़रूरी है कि उसको हीट दी जाए ताकि वो अपनी शक्ल दोबारा रिटेन कर सके। तो क्या मार्स में हम जब पहिया बनाएंगे तो उसको हीट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। या जब लूनर सिस्टम के लिए, लूनर सीरीज़ के लिए हम जो चांद पर जानी है उसके लिए पहिए बनाएंगे तो उसको भी हीट करेंगे, हर वक्त पहियों को हीटर के साथ कनेक्ट करेंगे? जी नहीं। हम उसके लिए जो अलॉय यूज़ करेंगे वो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ, जिसे सुपर इलास्टिक अलॉय कहा जाता है और ये स्ट्रेस के ज़रिए ट्रांसफॉर्मेशन को इंड्यूस करता है। तो आपने एक अलॉय लिया और उसको खींचना शुरू कर दिया, आपने स्ट्रेस डालना शुरू कर दिया, तो उसको वो स्ट्रेच होता है, हो गया, स्ट्रेस की वजह से और स्ट्रेच हुआ। उसके बाद आपने छोड़ दिया, वो दोबारा अपनी जगह पर आ जाएगा। आपको उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस देंगे तो वो उसकी शक्ल बदल जाएगी, स्ट्रेस ख़त्म होगा वो वापस अपनी शक्ल में आ जाएगा। एक तार को देखें, आपने उसको खींचा, उसकी शक्ल चेंज होगी। जैसे आपने उस तार को छोड़ा वो दोबारा सीधी होगी अपनी शक्ल। एक टायर को सोचिए, जब वो एक रॉक के ऊपर से गुजर रहा है तो उसका टायर स्ट्रेस में है, उसकी शक्ल बदल रही है, लेकिन जैसे ही वो रॉक से गुजर जाएगा वो दोबारा अपनी शक्ल पर आ जाएगा। ना वो पंक्चर होगा, ना उसमें किसी किस्म की डिफॉर्मेशन आएगी, ना उसकी शक्ल बदलेगी, ना वो टूटेगा। इसीलिए हम सुपर इलास्टिक टायर्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उन अलॉय से बने हुए टायर्स इस्तेमाल करने जा रहे हैं फ्यूचर में। और तीसरी जो हमारे पास अलॉय है वो मैग्नेटिक फील्ड से ट्रांसफॉर्म होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड दें, वो एक और शेप इख्तियार कर लेगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे
तो वो और शेप इख्तियार कर लेगा। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस अलॉय को इस तरीके से फैब्रिकेट करें कि ये उन टेम्परेचर्स पर काम करें जिस पर हम इनसे काम लेना चाहते हैं। अगर हम ज़मीन पर काम लेना चाहते हैं तो मे बी हमें इनको रूम टेम्परेचर पर डिज़ाइन करना होगा, लेकिन अगर मरीख पर हमने इनको लेके जाना है तो वहाँ पर इनके टेम्परेचर डिफरेंट होंगे। लेकिन आप अगर सुपर इलास्टिक अलॉय की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर स्ट्रेस की ज़रूरत है, और आप बहुत सी वीडियोज़ में देख रहे हैं कि वो किस तरीके से काम करेंगे। तो ये एक बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है जो कि अब बहुत सी जगह पर इस्तेमाल होगी। इसका एक इस्तेमाल मैं आपको और बता देता हूँ कि जो स्टंट हम डलवाते हैं फ्यूचर में एक छोटी सी तार आपको डाली जाएगी, लेकिन जैसे ही वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाएगी उसको टेम्परेचर मिलेगा तो वो फैल जाएगी और वो एक स्टंट के तौर पर काम करेगी। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आपको दोबारा यही ग्राफ दिखा रहा हूँ। इस ग्राफ के सीक्वेंस को आपने गौर से देखना है और उसके बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस अलॉय की मदद से हम कैसे काम करेंगे। और अगर आप सुपर इलास्टिक नेटेनॉल वायर्स देख रहे हैं जिनके ज़रिए ये टायर्स बनाए जाएंगे, तो आप देखिए कि आप जितना भी उनको स्ट्रेस देंगे वो वापस अपनी ओरिजिनल शक्ल पर आ जाएंगे। और इनसे बनाई गई वायर से हम अगले टायर्स बनाने जा रहे हैं, जो कि मैं आपको तस्वीर में भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेकिन इन वायर्स को से बने हुए टायर्स को हम टेस्ट कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसके लिए नासा ने एक बहुत बड़ी लैब बनाई है जिसे स्लोप लैब कहा जाता है। और इस लैब में स्पेस में जाने वाला हर टायर, उसके सैंपल्स टेस्ट होते हैं। जो भी नई चीज़ की जाती है, उनमें जो भी इम्प्रूवमेंट की जाती है, चेंजेस की जाती हैं, वो सबसे पहले इस लैब में जाते हैं। वहाँ पर इनको टेस्ट किया जाता है, इनका डाटा कलेक्ट किया जाता है, इनको एनालाइज किया जाता है और फिर देखा जाता है कि क्या ये हम चांद पर भेज सकते हैं, क्या ये हम मार्स पर भेज सकते हैं। तो अब आते हैं इस लैब की तरफ। इस लैब में हम कैसे काम करेंगे, तो अगली वीडियो में मैं आपको इस लैब के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इस लैब को बनाया गया और इसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और किस तरीके से हम मार्स को या मरीख की सतह को, चांद की सतह को एक छोटी सी लैब में सिमुलेट करते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।